अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा, तो ये व्लॉग जो है ना वो मैंने सैटरडे को ही शूट कर लिया था, बट इससे पहले जो है ना वो हम वहाँ चले गए थे जो एग्जीबिशन लगा था ना, तो वो वाला व्लॉग मैंने पहले डाल दिया था क्योंकि इसमें वॉइस ओवर नहीं हुई थी। तो मैंने कहा चलो फिर इसको मैं बाद में वॉइस ओवर करके फिर इसको अपलोड करूँगी। ओके जी, तो जो लोग फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो उनका मोस्ट वेलकम मेरे चैनल पर। और आपको अगर मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे और मेरी रूटीन लाइफ आपको पसंद आ जाए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके आगे शेयर भी कर दीजिएगा। सो चले, आज का व्लॉग जो है ना वो बेसिकली हम कुछ बातें शातें करेंगे अच्छी अच्छी सी, और उसके साथ साथ ना मैं खाना वगैरह बना रही हूँ घर पर। तो मैं यहाँ पर बना रही थी मटन का कौरमा। पहले मेरा प्लान था कि मैं चिकन में बनाऊंगी क्योंकि वो जल्दी क्विक बन जाता है, बट हस्बैंड ने कहा नहीं, चिकन में नहीं, इस बार तुम इसमें मटन में बनाना ही कौरमा, क्योंकि मेरा मटन का खाने का मन कर रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मटन कौरमा बना लेंगे। अच्छा, तो बस मटन कौरमा बनाऊंगी और उसके साथ साथ मैं बनाऊंगी जी खीर, क्योंकि खीर खाने का बहुत मन कर रहा था, सभी का मन कर रहा था। मैं ये नहीं कहूँगी कि बच्चों का कर रहा था या मेरा, सबका मन कर रहा था, हम चारों का। तो मैंने कहा चलो आज मैं हिम्मत करके ना खीर भी बना लेती हूँ, और इसीलिए मैंने चिकन कौरमा डिसाइड करा था कि खीर के साथ मैं चिकन कौरमा बना लूँगी तो वो जल्दी बन जाएगा और टाइम नहीं लगेगा। मटन को गलाने में भूनने में बहुत टाइम जाता है। फिलहाल चले, ये तो मैं करते रहूँगी काम। और उसके साथ साथ आज जो मैं आप लोगों से बात करना चाह रही थी ना, मैं बेसिकली काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि हम जो मैरिड कपल्स होते हैं ना, तो उनकी जो बॉन्डिंग होती है उसको लेकर मैं आज आप लोगों से बात करना चाह रही थी। अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, उनकी बॉन्डिंग्स वगैरह के बारे में। क्योंकि मेरी शादी को भी ऑलमोस्ट 8 इयर्स हो चुके हैं, तो बहुत अप्स एंड डाउन्स मैंने भी देखे हैं अपनी मैरिड लाइफ में। तो उसको मैंने कैसे ओवरकम करा है और किस तरह से चेंजेस लेकर आई हूँ मैं अपनी लाइफ में, और अपनी जो मेरी मैरिड लाइफ है उसको किस तरह से मैं अब स्मूथली हैंडल कर लेती हूँ। शुरू शुरू में ऑब्वियसली यार सबके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी शुरू में। और हमारी जो है ना वो अरेंज मैरिज है, तो हम लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। अच्छा, आफ्टर मैरिज ना मुझे पता चला जी, मैं जो सोचती हूँ ना उसका अपोजिट मेरे हस्बैंड सोचते हैं। अगर मैं ईस्ट सोचती हूँ तो वो वेस्ट सोचते हैं, अगर मैं साउथ सोचूंगी तो वो नॉर्थ सोचेंगे। इस तरह की हमारी सोच थी, बिल्कुल डिफरेंट, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ। बट स्टिल मेरा ये रिलेशनशिप 8 इयर्स कंप्लीट करने वाला है और 9th ईयर में हम लोग जाने वाले हैं। इस रिलेशनशिप को लेके बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए, बहुत सारे, वो कहते हैं ना हमारे उसमें देसी वर्ड जो होता है कलेश, बहुत सारे कलेश हुए हम दोनों की लाइफ में, जिसको बड़ों ने भी सॉर्ट करा और हमने भी मिलकर सॉर्ट करा। बट एट दी एंड जो होता है ना, रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ को चलाना होता है, ठीक है, और उनको डिसाइड करना होता है कि आपने इस बंदा या बंदी के साथ रहना है या नहीं रहना है। अच्छा, जैसे हिंदू कम्युनिटी में कहते हैं ना कि 36 गुण में से 32 गुण मिल गए, 34 गुण मिल गए तो रिश्ता अच्छा है, मतलब दोनों की निभ जाएगी आपस में। मुस्लिम्स में तो खैर इस तरह का गुण का कुछ नहीं होता, बट अगर होता तो मैं कहूँगी कि 36 में से सिर्फ एक ही गुण हमारा मिलता था, और वो थी हमारी ज़िद। मतलब मैं भी बिल्कुल ज़िद्दी और मेरे हस्बैंड तो और भी ज़्यादा ज़िद्दी, और ज़िद्दी मिलकर ना तो बस आप हाल समझ लें कि क्या होता होगा रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में। और फिर बीच में जो लोग बोलते थे, कभी हस्बैंड को कुछ बोल रहे हैं, कभी मुझे कुछ बोल रहे हैं, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म होने की बजाय यार वो बढ़ती गई। जब तक हस्बैंड वाइफ आपस में बात नहीं करेंगे ना, तब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, चाहे उसके बीच में 100 लोग आके उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्यों ना निकाल पाए। अच्छा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना वहीं आती हैं जहाँ कम्युनिकेशन नहीं होती। जहाँ कम्युनिकेशन गैप आ जाता है ना, वहाँ पे इतनी ज़्यादा बदगुमानियाँ आ जाती हैं दिलों में कि आप एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, है ना, या फिर आप एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते। लेकिन जिस दिन आप बात करेंगे ना एक दूसरे से, यकीन करें वहाँ पे सोल्यूशन 100% निकलेगा। और वक्त ऐसे ही गुजरता गया, मेरे पेरेंट्स मुझे समझाते थे और फराज के पेरेंट्स फराज को समझाते थे, इस तरह से करते करते काफ़ी ईयर्स गुजर गए थे। और फिर जब हम पेरेंट्स बने ना, तो वहाँ पर थोड़ा सा मेरा जो रोल था ना वो थोड़ा सा चेंज हो गया था। मैंने सोचा नहीं यार, अब तो मतलब ऐसा नहीं है कि हस्बैंड और वाइफ वाला रिलेशनशिप है, अब तो पेरेंट्स भी बन गए हम, और अल्लाह के शुक्र से बेटा भी है, बेटी भी है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, फैमिली भी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम दोनों को ना एक दूसरे की मिसअंडरस्टैंडिंग्स पे नहीं, अंडरस्टैंडिंग्स पे काम करना चाहिए। हमें एक दूसरे को समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जैसा हम बिहेव करेंगे ना वैसे हमारे बच्चे देखेंगे, और उन पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी हम इम्पैक्ट डालेंगे ना वो पड़ेगा। और फिर ना बच्चों की खातिर जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है कि जो बर्दाश्त नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी वो उसको पी जाते हैं, उस गुस्से को पी जाते हैं,
और ये जो होता है ना, जब रिश्ते में इस तरह की चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं ना और आप महसूस करने लगें कि आपके रिश्ते में इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं कि इस बात पे तो मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आया। क्यों? क्योंकि आप अब पेरेंट बन चुके हो, है ना? तो ये जब रिश्ते में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाए ना, तो आप समझ जाइए कि आपका रिश्ता जो है ना वो स्टेबल होने के कगार पर आ चुका है और अब आपका रिश्ता स्टेबल हो जाएगा। और आपका जो पार्टनर है ना वो आपको समझेगा, आप उसको समझोगे। वो जो बोल रहा है ना, कहीं न कहीं जाके वो दोनों की सोच मिलने लगती है जब वो पेरेंट्स बन जाते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगी, जब तक आपके बीच में कोई तीसरा बंदा आके आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर रहा है ना, आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल रहा है, तब तक तो आपका रिश्ता किसी हद तक भी सेटल नहीं हो सकता है, किसी हद तक भी स्टेबल नहीं हो सकता है। बट जब आप अपने रिश्ते में किसी तीसरे के बजाय आप दोनों एक दूसरे से बात करते हैं ना और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हो ना, तो समझें आपका रिश्ता जो है वो एक कामयाब रिश्ते की तरफ जा रहा है। और मैं बस यही कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि अरेंज मैरिज है तो ही आपकी इतने लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि आप एक दूसरे को जानते नहीं हो, समझते नहीं हो एक दूसरे को, एक दूसरे की फीलिंग्स का नहीं पता होता। और लव मैरिजेज़ में ऐसा नहीं होता। बट मैंने तो काफ़ी, मतलब मेरे ऐसे फ्रेंड सर्कल्स में भी हैं जिनकी लव मैरिजेज़ हुई हैं, बट स्टिल उनके बीच में भी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती थी। और जब वो एक दूसरे को शादी से पहले जो समझते थे ना, अंडरस्टैंडिंग्स होती थी, वो शादी के बाद बिल्कुल चेंज हो गई। ऐसा मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोगों से सुना भी है कि नहीं यार, शादी से पहले सब कुछ चेंज था और अब शादी के बाद ऐसा हो गया है कि बस एक दूसरे को देखे ही नहीं, एक दूसरे को पलट के मतलब पूछे ही नहीं, इस तरह का रिश्ता हो गया है। अच्छा, आजकल की जो जनरेशन है ना, वो पढ़ाई लिखाई के साथ, मैं गर्ल्स की भी बात करूँगी और बॉयज़ की भी करूँगी, पढ़ाई लिखाई के साथ ना मतलब इंडिपेंडेंट है। बॉयज़ तो खैर चलो, उन्हें इंडिपेंडेंट होना भी चाहिए, बट आजकल गर्ल्स भी इंडिपेंडेंट होने लगी हैं और अपनी जॉब के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगी हैं गर्ल्स, है ना, कि हम अर्न कर लें अच्छे से, हम स्टेबल हो जाएं और फिर हम अपनी शादी का खर्चा खुद उठा पाएँ। तो इस हद तक लड़कियां आजकल सोचने लगी हैं। ठीक है, वो भी ठीक है मैं कहूँगी, बट पुराने टाइम में कहते थे ना कि घर जो है वो एक औरत चलाती है, और औरत अगर चुप रहे, खामोश रहे, तो घर काफ़ी, घर में मतलब घर जन्नत लगता है और घर में शांति, सुख शांति बनी रहती है। लेकिन आजकल का टाइम बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। अगर सामने वाला आपको 2 बातें सुनाएगा ना, तो आप चुप नहीं रह सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हुए आ रहे हो। आपको पता है कि सामने वाले को किस तरह से टैकल करना है। अगर मैं नहीं बोलूँगी इस पॉइंट पे, तो बात मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाएगी, और जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है ना, तो समटाइम्स लोगों में ईगो आ जाता है, ईगोइस्टिक हो जाते हैं कि जी नहीं, अब अगर बात शुरू हुई है ना तो ख़त्म भी करनी पड़ेगी, और वो बहस जो है ना वो बढ़ जाती है। और वो बहस ना समटाइम्स इतने बड़े झगड़े में तब्दील हो जाती है कि उसको टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे आपके बीच में कितने ही लोग क्यों ना आ जाए उसको सॉल्व करने के लिए। बट आजकल की जो गर्ल्स हैं ना, वो इंडिपेंडेंट हो रही हैं। तो मैं कहूँगी, जो इंडिपेंडेंट होना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने पार्टनर को समझें, पार्टनर आपको समझे, और आपस में ना कम्युनिकेशन गैप कभी भी मत आने दो। हमेशा कम्युनिकेट करो, चाहे आपको अपने पार्टनर की बात अच्छी लग रही हो, चाहे नहीं लग रही हो, बट आप सामने से आके बोलो, और उस बात को इतनी खूबसूरती से बोलो कि सामने वाले को लगे ही नहीं कि आपने उसकी इंसल्ट करी है या आप उसके अगेंस्ट जाके बोल रहे हो। तो ये मेथड ना मैंने अपने रिश्ते में आज़माना शुरू कर दिया, यूज़ करना शुरू कर दिया। अच्छा, पहले हम दोनों एक दूसरे मतलब इतने ज़्यादा ज़िद्दी थे ना कि अगर मेरी ज़िद 10% है तो फराज़ की ज़िद 20% है, फिर मैं और ज़िद्दी हो जाती थी। तो इससे क्या होता था ना, मैंने हमेशा नोटिस करा है, इससे हमारा रिश्ता बेकार होता था। और जाते-जाते बस मैं इस वीडियो को एंड करते-करते एक बात बोलूँगी कि जो पुराने टाइम में कहते थे ना कि अगर औरत खामोश हो जाए तो बस रिश्ता अच्छे से निभ जाता है, चल जाता है, और औरत का खामोश होना बहुत ज़रूरी है। बट मैं कहूँगी आज जो है ना, टाइम बिल्कुल चेंज हो चुका है। आज के टाइम में हस्बैंड और वाइफ़ एक दूसरे को समझें, बात करें, तो उससे ज़्यादा रिलेशनशिप जो है ना स्ट्रॉन्ग होता है आपका, रादर देन ये कि हस्बैंड आपको कुछ भी कहे जा रहा है और आप खामोशी से सुन रहे हो ना। तो आज की लड़कियां तो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हो गई है। ईगो कह लो, सेल्फ रिस्पेक्ट कह लो, वो इंडिपेंडेंसी के साथ साथ ना वो ग्रो होता जाता है आपके अंदर। तो बस सेल्फ रिस्पेक्ट भी बनाए रखें और अपने ईगो को थोड़ा साइड रखें रिलेशनशिप में, और बाकी अपनी चीज़ों को ना हैंडल करना अच्छे से सीख जाएं। आई एम श्योर कि आजकल की जो जनरेशन है ना, वो भी बहुत ज़्यादा समझदार है, और जो पुरानी जनरेशन थी ना, वो तो ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, तो उनका तो एक्सपीरियंस का कोई तोड़ ही नहीं है। तो बस जी, आप अपने रिश्ते पे काम करेंगे ना, तो रिश्ता बहुत बेहतर हो जाएगा, किसी तीसरे को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस करा है, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया।
सो देखे खीर बन के हो गई रेडी, और ये इतनी मज़े की बनी थी ना, इसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ ना आगे शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं ये थोड़ी सी खीर जो है ना अम्मी के घर भी लेके गई थी, तो वहाँ पे भी सबको शेयर करी थी मैंने ये। सो गाइस इनसे रिव्यू ले लेते हैं खीर का। खीर कैसी बनी इल्सा? झूठी, इधर देखना, फिर मैं लोगों को तुम्हारा रियल नेम बता दूंगी। जल्दी से बताओ, इधर देख के बताओ। टेस्टी हो रही थी गाइस, इधर देख के बताओ, आंखों से आंख हो रही थी, बिल्कुल अपने पापा की शक्ल लग रही है। खीर कैसी हो रही थी? हटो, वो चेचा से पूछने दो। वो चेची खीर कैसे हो रही थी? उचेचा खीर कैसी हो रही थी? 2 चम्मच खाए। रेयान, हाउ इज द खीर? बहुत बढ़िया। जेन्युइन रिव्यू है, बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू है जी बच्चे का। और बस जी अब हमारे जाने का भी टाइम हो गया, देखिए 11:15 हो रहा है। सो फराज आ जाएंगे तो फिर हम लोग भी घर जाएंगे। जी हमारी ठंडी ठंडी सी खीर एकदम से ठंडी हो गई है और इतने मज़े की लग रही है, और बच्चों ने तो गरम गरम भी खा ली थी। कैसी बनी थी खीर? यम्मी। याया कैसी बनी थी खीर? बच्चे देखें एक्साइटेड कितने हो गए खीर खाने के लिए ठंडी होने के बाद। चलो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कैसी हो रही है? हैं, लाइक करो प्लीज। तो बस जी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना।